नेता विरोधी था। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं नेता सदन और सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि मैं पिछले दिन जो है शिक्षा पर बोल रहा था और करीब करीब जो है शिक्षा पर कई सारी बातों को कर चुका था, लेकिन एक विषय रह गया था जो है कि राजकीय विद्यालयों में जो पुराने 760 विद्यालय उत्तर प्रदेश में राजकीय विद्यालय रहे, उनकी स्थिति तो ठीक है, वो चल रहे हैं, लेकिन जो RMSE योजना, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान की योजना से माननीय अधिष्ठाता महोदय जो विद्यालय खुले, उनकी स्थिति इतना खराब है कि उसमें एक विद्यालय एक टीचर 2 टीचर, तृतीय श्रेणी कर्मचारी नहीं, चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी नहीं, और इसकी कोई व्यवस्था इस बजट में नहीं की गई है। जो है इस तरफ मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि यह इससे शिक्षा का स्तर जो है गिरता चला जा रहा है। एक टीचर 2 टीचर एक विद्यालय में, राजकीय विद्यालय में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, फिर उसमें जो नाम लिखाएगा छात्र छात्रा जो है जो नाम लिखाएगा उसकी स्थिति क्या होगी, जो है इस पर जो है सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं। और दूसरी चीज जो है मान्यता की शर्तों को काफी बढ़ा करके जो है शिक्षा को सरकार ने पूंजीपतियों के हवाले कर दिया गया है। अब कोई मिडिल क्लास फैमिली का कोई भी व्यक्ति चाहे जिस जाति बिरादरी का हो, वह वित्तविहीन विद्यालय भी नहीं खोल सकता, क्योंकि 38,000 जो मान्यता शुल्क था पहले की शर्त में, वो बढ़कर के 11 लाख हो गया। जो 2,000 वर्ग मीटर जमीन लगती थी वह 6,000 वर्ग मीटर जमीन हो गई। जो है मान्यता 3 साल के लिए जो है कर दी गई है, स्थायी मान्यता का प्रावधान कर दिया गया जो है। और अभी हम लोगों ने पिछले कुछ घंटे पहले जो है सरकार से और नेता सदन से निवेदन भी किया था कि जो हाई स्कूल चल रहे हैं, इंटरमीडिएट की मान्यता नहीं प्राप्त कर पाए हैं, वो इंटरमीडिएट की मान्यता प्राप्त करने में उन्हें पुराने मानक के अनुसार जो है उनसे इंटरमीडिएट की मान्यता कर दी जाए, जिस पर माननीय माध्यमिक शिक्षा मंत्री जी ने आश्वासन भी दिया। महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में वेतन वितरण नियम 1971 एडेड विद्यालयों में लागू हुआ माननीय बाबूलाल जी के जमाने में। इसके बाद शिक्षा विभाग में जो कुछ भी हुआ, शिक्षकों के हितों में, छात्रों के हितों में, चाहे प्रबंधकों के हितों में, तो उसको माननीय नेता, श्रद्धेय नेता माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने किया। उन्होंने एडेड विद्यालयों के और वित्तविहीन विद्यालयों में काम करने वाले शिक्षकों की उम्र 60 वर्ष जो रिटायरमेंट की थी उसको 62 वर्ष कर दिया। नेताजी ने पेंशन की जो समस्या शिक्षकों और कर्मचारियों की थी, जो रिटायर होता था टीचर और कर्मचारी, उसको गांधी साहब झोला खरीदना पड़ता था, 2 साल दौड़ता था DIS कार्यालय, JD कार्यालय, वित्त विभाग में जो है तो पेंशन पाता था। नेताजी ने एक कलम से सबको जो है तनख्वाह भले 3 तारीख को नहीं 5 तारीख को मिले, लेकिन पहली तारीख को पेंशन मिल जाएगी और ट्रेजरी से उसका भुगतान सुनिश्चित कर दिया जो है, जिससे शिक्षा विभाग में एक ऐतिहासिक काम उन्होंने किया था। और नेताजी ने जो अपने मुख्यमंत्रित्व काल में एक ऐतिहासिक काम किया जिसको कोई आज तक नहीं कर पाया। उन्होंने जूनियर हाई स्कूल जो थे उनको जो है 1400 जूनियर हाई स्कूल
स्कूलों को ग्रांट कर लिया, संस्कृत विद्यालयों को ग्रांट कर लिया, मदरसों को ग्रांट कर लिया। लेकिन आज वर्तमान में जो सरकार जो है चल रही है भारतीय जनता पार्टी की, संस्कृत का चाहे जितना गुण गावे, मदरसा का चाहे जितना विरोध करे, लेकिन न एक जूनियर, न एक संस्कृत, न एक मदरसा, किसी को ग्रांट पर लेने का काम नहीं किया। विषय विशेषज्ञों को विनियमित करने का काम नेताजी ने किया था और शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने जो है असीमित विकास खंडों के अंतर्गत इंटरमीडिएट विद्यालयों के लिए 20-20 लाख रुपया, डिग्री कॉलेजों के लिए 40-40 लाख रुपया आर्थिक मदद देकर के उन्होंने विद्यालयों को खुलवाया। और जब उनका मुख्यमंत्री काल खत्म होने के बाद माननीय अखिलेश यादव जी जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने भी अपने पिता के पद चिन्हों पर चलते हुए जो है शिक्षकों के हितों में बहुत से कार्य किए। उन्होंने भी तदर्थ शिक्षकों को विनियमित किया जो 93 से 2000 तक के तदर्थ शिक्षक थे। 2000 के बाद वालों को उन्होंने कहा था कि हम बाद में करेंगे, लेकिन सरकार चली जाने के कारण नहीं कर पाए। शिक्षा मित्रों को उन्होंने सहायक अध्यापक बनाया। शिक्षा मित्र जो 3500 वेतन पाता था उसको फर्श से लेकर अर्थ तक पहुंचाया जो है। और वित्तविहीन विद्यालयों को कि आंसुओं को कोई पूछने के लिए इस धरती पर तैयार नहीं था, तो माननीय अखिलेश यादव जी ने 2 अरब रुपया उनको मानदेय के रूप में ट्रेजरी से देकर के सीधा भुगतान उनके खाते में कराने का काम किया था। और तकनीकी शिक्षा के लिए उन्होंने छात्र छात्राओं को बड़े पैमाने पर लैपटॉप की व्यवस्था किया था। और इतना ही नहीं, जो गरीब परिवार की बच्चियां थी उच्च शिक्षा के लिए बालिकाओं को 30-30 हजार रुपया कन्या विद्या धन देकर के उनको जो है उच्च शिक्षा लेने के लिए प्रेरित किया। अनुदेशकों को भी मानदेय जो 9000 था उसको बढ़ा करके 17000 कर दिया। इससे साबित होता है कि शिक्षा में जो कुछ भी हेमवती नंदन बहुगुणा जी के बाद शिक्षा में जो कुछ भी हुआ आज तक उसको या तो नेताजी ने किया या तो उनके सुपुत्र माननीय अखिलेश यादव जी ने किया। अगर इस सरकार की बात मैं करूं कि सरकार की क्या उपलब्धियां हैं शिक्षा के क्षेत्र में, तो उसको भी बता देना चाहता हूं ताकि सरकार चलाने वाले भी जान जाएं कि हमारी उपलब्धियां क्या हैं। नहीं तो कहेंगे कि हमारे विषय में नहीं बताया गया। इस सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में जो वित्तविहीन विद्यालयों की शर्तें सामान्य शर्तें थी उस शर्तों को इतना बढ़ा दिया कि उसको अब केवल पूंजीपति ही खोल सकते हैं, सामान्य व्यक्ति वित्तविहीन विद्यालय भी नहीं खोल सकता है। इतना जमीन और मान्यता का शुल्क बढ़ा दिया। इस सरकार ने बोर्ड फीस में बढ़ोतरी किया तथा परीक्षा के पेपर कम कर दिए जो है। 22 पेपरों को प्रतियोगी परीक्षाओं का लीक कर दिया, जिससे नौकरी पर जो है डाका डाल दिया गया। नौकरी जो है पूरी तरह से प्रतिबंधित होने की स्थिति में हो गई। इंग्लिश विद्यालयों की सेवा नियमावली जो धारा 21, 15 और 12 थी उसको इन्होंने बदल दिया और यह शासनादेश जारी कर दिया इसको चेंज करके कि अब जो है शिक्षकों के टर्मिनेशन के लिए जो है चयन बोर्ड आयोग की कोई आवश्यकता नहीं होगी। सीधे सीधे प्रबंध तंत्र उनको जो है टर्मिनेट कर सकता है, जिससे इस समय इतना हमारा टीचर डरा हुआ सहमा हुआ है, उसकी सेवा की सुरक्षा जो कमजोर हो गई। जिससे अभी जो है मैंने बताया 2 दिन पहले जो है मानवर कि गोरखपुर में एक ही विद्यालय के 2 टीचरों को जो है प्रबंध तंत्र द्वारा टर्मिनेट कर दिया गया। और इस सरकार में जो है मदरसों के आधुनिक शिक्षक जिनके विषय में हमारे देश के प्रधानमंत्री ने घोषणा किया था कि आप मदरसा के शिक्षकों को जो है मजाजी शिक्षा के अलावा उनको आधुनिक शिक्षा दी जाएगी। और आधुनिक शिक्षकों के नाम पर मैथ पढ़ाने के लिए, विज्ञान पढ़ाने के लिए, इंग्लिश पढ़ाने के लिए, सारे विषयों को पढ़ाने के लिए जो शिक्षक रखे गए थे उनको केंद्र की सरकार द्वारा जो केंद्रांश मिलता था 60%, उसको भी बंद कर दिया। इसके बाद पिछली साल जो है उत्तर प्रदेश की सरकार जो राज्यांश से शिक्षक जिंदा रहता था उसको भी बदल दिया और बदल करके जो है पूरे विद्यालयों को
मदरसा के सारे विद्यालयों को बंद करने का काम कर दिया, वो तो सर्वोच्च न्यायालय के हम शुक्रगुजार हैं, जो कि इन विद्यालयों को जो है अपने आदेश से, अपने कलम से बचाने का काम किया। इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में जो इस सरकार का काम है, उसको भी मैं आपके सामने रख दिया, जिससे साबित हो सके कि वास्तव में शिक्षा का हितैषी कौन है। और जब से उत्तर प्रदेश की सरकार इधर जो है 20-25 सालों से चल रही है, कौन सी घटनाक्रम, कौन से कार्य किए गए। माननीय हमारे आप सभी स्टेक होल्डर्स ने जो इनपुट दिए, जो सुझाव दिए, वो बजट बनाते समय बहुत काम आए। अब इस बजट को और ज्यादा प्रभावी रूप से नीचे उतारने में, सही में उसका अच्छे से अच्छा, जल्दी से जल्दी आउटकम मिले, सारे निर्णय नीतियां प्रभावी बने, उसमें आप सबकी भूमिका और बढ़ गई है। साथियों, विकसित भारत के लक्ष्य की ओर बढ़ रहे भारत के संकल्प बहुत स्पष्ट है। हम सभी मिलकर एक ऐसे भारत के निर्माण में जुटे हैं जहां किसान समृद्ध हो, किसान सशक्त हो। हमारा प्रयास है कि कोई किसान पीछे न छूटे, हर एक किसान को आगे बढ़ाएं। हमने कृषि को विकास का पहला इंजन मानते हुए अपने अन्नदाताओं को गौरवपूर्ण स्थान दिया है। हम दो बड़े लक्ष्यों की ओर एक साथ बढ़ रहे हैं। पहला, कृषि सेक्टर का विकास, और दूसरा, हमारे गांवों की समृद्धि। साथियों, पीएम किसान सम्मान निधि योजना 6 साल पहले लागू की गई थी। इस योजना के तहत अब तक लगभग 4.25 लाख करोड़ रुपए किसानों को मिल चुके हैं। इतनी राशि करीब करीब 11 करोड़ किसानों के खाते में सीधे पहुंचाई गई है। 6,000 रुपये सालाना की इस आर्थिक मदद से ग्रामीण अर्थव्यवस्था सशक्त हो रही है। हमने एक किसान केंद्रित डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है ताकि देश भर के किसानों तक इस योजना का लाभ पहुंच सके। यानी इसमें किसी बिचौलिए के घुसने या लीकेज की गुंजाइश ही न रहे। नो कट की कंपनी। ये इस बात का उदाहरण है कि अगर आप जैसे एक्सपर्ट और विजनरी लोग, अगर उनका सहयोग होता है तो योजना जल्द से जल्द सफल होती है और ज्यादा अच्छा परिणाम देती है। आपके योगदान से किसी भी योजना को पूरी मजबूती और पारदर्शिता के साथ धरातल पर उतारा जा सकता है। मैं इसके लिए आप सबके सहयोग की और हमेशा सक्रिय सहयोग देने के लिए
आपकी सराहना करना चाहूंगा। अब हम इस साल के बजट की घोषणाओं को जमीन पर उतारने के लिए मिलकर के तेजी से काम करें, ये आवश्यक है। इसमें भी आपका सहयोग पहले की भांति तो मिलेगा ही, लेकिन और ज्यादा मिले, और व्यापक मिले, हर सेक्टर में मिले। साथियों, आप जानते हैं आज भारत का कृषि उत्पादन रिकॉर्ड स्तर पर है। 10-11 साल पहले जो कृषि उत्पादन 265 मिलियन टन के करीब था, वो अब बढ़कर 330 मिलियन टन से ज्यादा हो गया है। इसी तरह बागवानी में जुड़ा उत्पादन बढ़कर 350 मिलियन टन से ज्यादा हो गया है। ये हमारी सरकार के बीज से बाजार तक की अप्रोच का परिणाम है। कृषि सुधार, किसानों का सशक्तिकरण और मजबूत वैल्यू चेन ने इसे संभव बनाया है। अब हमें देश के एग्रीकल्चर पोटेंशियल का पूरा इस्तेमाल करके और भी बड़े टारगेट तय पाने तक पहुंचना है। इसी दिशा में हमने बजट में पीएम धन धान्य कृषि योजना का ऐलान किया है। ये मेरे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण योजना है। इसके तहत देश के 100 सबसे कम कृषि उत्पादकता वाले जिले, लो प्रोडक्टिविटी वाले जिलों के विकास पर फोकस किया जाएगा। आप सबने विकास के कई पैरामीटर पर एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट कार्यक्रम से मिले नतीजों को देखा है। इन जिलों को कोलैबोरेशन, गवर्नेंस और हेल्दी कंपटीशन का और कन्वर्जेंस का बहुत फायदा मिल रहा है। मैं चाहूंगा कि आप सभी ऐसे जिलों से मिले परिणामों का अध्ययन करें और उसकी लर्निंग से सीखते हुए पीएम धनधान्य कृषि योजना को इन 100 जिलों में बहुत तेज गति से आगे बढ़ाएं। इससे इन 100 जिलों में किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी। साथियों, पिछले कुछ वर्षों में हमारे प्रयासों से देश में दाल का उत्पादन बढ़ा है और इसके लिए मैं किसानों का अभिनंदन भी करता हूं। लेकिन अभी भी हमारी घरेलू खपत का 20% विदेशों पर निर्भर है, आयात पर निर्भर है। यानी हमें अपने दलहन उत्पादन को बढ़ाना ही होगा। हमने चने और मूंग में आत्मनिर्भरता हासिल कर ली है, लेकिन हमें तुअर, उड़द और मसूर के उत्पादन को बढ़ाने के लिए और तेजी से ज्यादा काम करना ही है। दाल उत्पादन को गति देने के लिए आवश्यक है कि उन्नत बीजों की सप्लाई बनी रहे और हाइब्रिड किस्मों को बढ़ावा दिया जाए। इसके लिए आप सभी को जलवायु परिवर्तन, बाजार की अनिश्चितता और दाम में आने वाले उतार चढ़ाव जैसी चुनौतियों के समाधान पर फोकस करना होगा। साथियों, पिछले दशक में आईसीएआर ने ब्रीडिंग प्रोग्राम में मॉडर्न टूल्स और कटिंग एज टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया। इससे 2014 से 2024 के बीच
अनाज, तिलहन, दालें, चारा, गन्ना, विभिन्न फसलों में 2,900 से अधिक नई किस्मों का विकास हुआ। आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि हमारे देश के किसानों को ये नई वैरायटीज सस्ती दर पर मिलती रहे। हमें ये भी सुनिश्चित करना होगा कि किसानों की उपज मौसम के उतार चढ़ाव से प्रभावित ना हो। आप जानते हैं कि बजट में इस बार अधिक उपज वाले बीजों के लिए राष्ट्रीय मिशन शुरू करने की घोषणा हुई है। इस कार्यक्रम में अभी जो प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं, उन्हें मैं विशेष तौर पर कहूंगा कि इन बीजों के प्रसार पर जरूर फोकस करें। ये बीज छोटे किसानों तक पहुंचने लगे, इसके लिए इन्हें सीड चेन का हिस्सा बनना होगा। और ये काम हमारा है कि हम कैसे बने। साथियों, आप सब देख रहे हैं आज लोगों में पोषण को लेकर काफी जागरूकता बढ़ी है। इसलिए बागवानी, डेयरी और फिशरी प्रोडक्ट्स की बढ़ती मांग को देखते हुए इन सेक्टर्स में काफी इन्वेस्टमेंट किया गया है। फल और सब्जियों का उत्पादन बढ़ाने के लिए अनेक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। बिहार में मखाना बोर्ड के गठन की घोषणा भी की गई है। मेरा आग्रह है कि आप सभी स्टेक होल्डर्स डाइवर्स न्यूट्रिशनल फूड्स के प्रसार के लिए नए रास्ते तलाश करें। ऐसे पोषण युक्त खाद्य पदार्थों की पहुंच देश के कोने कोने में और ग्लोबल मार्केट तक होनी चाहिए। साथियों, 2019 में हमने पीएम मत्स्य संपदा योजना को लॉन्च किया था। इस सेक्टर के वैल्यू चेन को मजबूत बनाने, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने और इसे आधुनिक बनाने की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम था। इससे मछली पालन के क्षेत्र में प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी और पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट बेहतर करने में मदद मिली। बीते वर्षों में कई योजनाओं के माध्यम से इस सेक्टर में निवेश भी बढ़ाया गया, जिसके परिणाम आज हमारे सामने है। आज फिश प्रोडक्शन 2 गुना हो चुका है। हमारा निर्यात भी 2 गुना हो चुका है। हमारा प्रयास है कि इंडियन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन और खुले समुद्र से सस्टेनेबल मछली पालन को बढ़ावा मिले। इसके लिए एक कार्य योजना तैयार की जाएगी। मैं चाहूंगा आप सभी इस सेक्टर में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने वाले आइडियाज पर मंथन करें और उस पर जल्द से जल्द काम शुरू करें। इसके साथ ही हमें अपने पारंपरिक मछुआरे साथियों के हितों की रक्षा भी सुनिश्चित करनी होगी। साथियों, हमारी सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को समृद्ध बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। पीएम आवास योजना ग्रामीण, इसके तहत करोड़ों गरीबों को घर दिया जा रहा है। स्वामित्व योजना से संपत्ति मालिकों को रिकॉर्ड ऑफ राइट्स मिला है। हमने सेल्फ हेल्प ग्रुप की आर्थिक ताकत बढ़ाई है, उनको मदद बढ़ाई है।
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से छोटे किसानों और कारोबारियों को फायदा हुआ है। हमने 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है। हमारे प्रयासों से 1.25 करोड़ से ज्यादा बहनें लखपति दीदी बन चुकी है। इस बजट में ग्रामीण समृद्धि और विकास के कार्यक्रमों के ऐलान से रोजगार के अनेक नए अवसरों की संभावना बनी है। स्किलिंग और टेक्नोलॉजी में निवेश से नए मौके बन रहे हैं। आप सभी इन विषयों पर जरूर चर्चा करें कि कैसे अभी चल रही योजनाओं को और प्रभावी बनाया जाए। इस दिशा में आपके सुझाव और योगदान, इससे सकारात्मक परिणाम जरूर मिलेंगे। हम सभी की सक्रिय भागीदारी से ही गांव सशक्त होंगे, ग्रामीण परिवार सशक्त होंगे और मुझे विश्वास है कि ये वेबिनार सच्चे अर्थ में जल्द से जल्द, कम से कम समय में अच्छे से अच्छे ढंग से बजट को क्रियान्वित करने का, और वो भी आप सबके सहयोग और सुझाव से करने का। अब ऐसा ना हो कि इस वेबिनार में बजट नया बनाने की चर्चा हो। अब ये बजट बन चुका है, अभी योजना आ चुकी है। अब हमारा सारा फोकस एक्शन पर होना चाहिए। एक्शन के अंदर कठिनाइयां क्या है, कमियां क्या है, किस प्रकार के बदलाव की जरूरत है, उस पर जरूर हम ध्यान दें। तब तो जाकर के वेबिनार परिणामकारी होगा।